वेलकम टू द चैनल जीएस करंट लॉ। आप सबका स्वागत है जीएस करंट लॉ में। आप यहाँ पर देख रहे हैं एडीपीओ का एक सब्जेक्ट जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, सो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका नंबर है, एक्ट का नंबर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर है 33, जो कि है 1989 का। ठीक है, ये हम देखते हैं तो ये है इसका प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स क्या? सो यहाँ पर आपको पता चलता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है, ये पूरा एक्ट क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, करता क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रियम्बल, एक जो छोटी सी प्रियम्बल रहती है, वहां से आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। सो आइए देखते हैं प्रियम्बल। An act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of scheduled caste and scheduled tribes to provide for special court and exclusive special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 40th year of Republic of India as follows. So यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि ये एक्ट क्या करता है, प्रिवेंट कमीशन क्या चीज करता है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ये प्रिवेंट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज को, ऑफेंस को किसके अगेंस्ट, मेंबर्स जो कि मेंबर्स हैं एसटी और एससी के, एससी और एसटी के मेंबर्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस, यानी कि जो भी उनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं, उनको ये क्या करता है, उन ऑफेंसेस को रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इसके लिए आपको अगेन दूसरा पॉइंट मिल जाता है, स्पेशल कोड है ना। इस चीज के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल कोड्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स फॉर द ट्रायल, है ना। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। अब ट्रायल मीन्स व्हाट, कि एससी एसटी के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, सो वो उनके जो विक्टिम्स हैं उनको ट्रायल स्पीडी मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल में उन्हें टाइमली ट्रायल मिले उन्हें, और स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड के द्वारा मिले तक। और ये प्रियम्बल आपको ये भी बताना चाह रही है कि इनके लिए अलग से स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड बनाए गए हैं ताकि ट्रायल जो है वो स्पीड में हो सके ऑफ सच ऑफेंसेस एंड। और क्या करता है ये, प्रिवेंशन आपको प्रोवाइड करता है। पहला आपको प्रिवेंशन मिल गया, दूसरा ये स्पीडी ट्रायल देता है। अब अगला है यहाँ पर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, है ना। ये रिलीफ भी प्रोवाइड करता है एससी, मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, एंड रिहैबिलिटेशन, उनका अगर किसी तरह से उनको जो उनका जो रिहैबिलिटेशन है उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आई है, सो उसको भी ये रिहैबिलिटेट कराता है। ऑफ द विक्टिम ऑफ सच ऑफेंसेस, इस तरह से कोई भी ऑफेंस इनके अगेंस्ट अगर किए जाते हैं, सो उनको ये प्रिवेंट करता है, स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करता है, उसके लिए स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड बनाए गए हैं, और क्या करता है, ये रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 40th ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये क्या हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था। सो आगे चलते हैं, इसका चैप्टर 1 हम देखते हैं, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1, जो कि बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल्स मतलब जो एक्ट है वो किस नाम से जाना जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, सो ये इसका टाइटल होगा, टाइटल मतलब ये उसका नाम होगा, इस नाम से ही ये एक्ट जाना जाएगा। ठीक है, सो आप देख रहे हैं ये पूरा एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। सो बेसिकली ये पूरा एक्ट सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के प्रिवेंशन की ही बात करेगा, इन्हीं लोगों के अराउंड ये पूरा एक्ट घूमता है। सो नाम से ये चीज पता चल रही है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे लागू होगा, पूरे भारत पर लागू होगा। सो इस तरह का ये 2019, आई गेस 2019 का ही अमेंडमेंट है, 2000, हाँ 2019 का अमेंडमेंट है। सो पहले कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे इसमें, जो कि अब नहीं है ना। सेकंड नंबर, हाँ, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ओमिट कर दिया गया है। पहले क्या था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था, बट अब 2019 से 31/10/2019 से ये पूरे इंडिया पर लागू है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। ठीक है, इसका ये क्लियर मतलब है, एससी एसटी एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, है ना। सो इसका जो
इन्फोर्समेंट डेट है वो कब से होगा? तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफ़िकेशन द्वारा लागू करती है वो इसका डेट होगा, ठीक है? अब मैं आपको अगेन एक चीज़ और बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं एडीपीओ का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एससी-एसटी एक्ट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं इस तरफ जो भी यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप भी इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने बेयरेक्ट में जो आपका बेयरेक्ट है उसमें आप इनको हाइलाइट करते जाइए इन पॉइंट्स को या फिर वहीं साइड में मैं यही करती थी कि अपने जितने भी जो मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे, जो मैं अंडरलाइन करती थी, उनको साइड में शॉर्ट में लिख लेती थी या फिर लिखने के बाद आप एक चाहें तो अपना एक पूरा एक चार्ट भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो आप इंडेक्स के ऊपर भी जो भी इसके की पॉइंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है एडीपीओ एक वास्ट सिलेबस है एडीपीओ का 29 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, बहुत लंबा-चौड़ा सिलेबस है। इसके अलावा आपका एमपी भी है, जीके भी है, करंट भी है। सो ये बहुत लंबा-चौड़ा आपका सिलेबस है प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आपको यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज़ली चलना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए प्लस आपको प्री की नॉलेज इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपने की पॉइंट्स को भूले ना, एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, तो वहाँ पर आपको वो की पॉइंट याद आ जाए। मुझे आज भी याद है अ, एक एक्साइज़ एक्ट है उसका एक क्वेश्चन मैंने जब लिखा था तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया था। जब मैं उसको लिखती हूँ तो अपन अपन जब पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा और ये इसी इंटेंशन के साथ आता है जब आप इस तरह से करते हैं। तो एग्ज़ाम में मेरे साथ भी यही हुआ था कि ये पूछेगा और वो पूछा और कहाँ मैंने लिखा था वो भी मुझे रिकॉल हो जाता है। सो ये इसके फ़ायदे होते हैं। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2 के ऊपर सेक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2 है डेफिनिशन, सेक्शन 1 आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 है डेफिनिशंस। डेफिनिशन का फर्स्ट बताता है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज़ रिक्वायर्स। ए बोलता है 2 का ए है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स व्हाट? एट्रोसिटी मीन्स एन ऑफेंस एट्रोसिटी मीन्स व्हाट? हम एट्रोसिटी देखते हैं कि चैप्टर जो एक्ट है उसके ही हमें ब्रैकेट्स में इसका अ नाम मिल जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ को प्रिवेंशन की बात करता है। सो 2 का ए, है ना? कैसे याद रखेंगे वो चीज़ आपको याद आ गई कि यार ये हमारा जो एक्ट है उसमें ही कहीं आता है। सो स्टार्टिंग में ही आता है तो ए स्टार्टिंग में आता है और इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एट्रोसिटी में ए आ रहा है, उसी तरह से 2 का जो ए है अ, वो एट्रोसिटी की जो डेफिनिशन है उसके बारे में बताता है। एट्रोसिटी मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 है ना? क्या याद रखेंगे आप एट्रोसिटी एक तो ये चीज़ याद रखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ओटी पूछता ही है, सॉरी फॉर दैट अ, ये एग्ज़ाम में पूछता ही है एट्रोसिटी 2 का ए एट्रोसिटी है। क्या है इसका मतलब है ऑफेंस पनिशेबल जो कि पनिशेबल कहाँ है? सेक्शन 3 में। ये पूछ सकता है एट्रोसिटी जो दिया हुआ है उसमें ये कहाँ पे पनिशेबल है? डेफिनिशन नहीं पूछेगा, ये कहीं और नहीं पूछेगा कि आपसे सेक्शन 3 पूछ लेगा। डेफिनिशन में ही पूछेगा कि जो एट्रोसिटी है डेफिनिशन 2 का ए है एट्रोसिटीज़ उसमें जो ऑफेंस है वो कहाँ पर पनिशेबल है। सो वो पनिशेबल है सेक्शन 3 में जो ऑफेंस है, ठीक है? नाउ आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन 2 का बी, 2 का बी बताता है कोड, 2 का बी कोड। जो डी है, डी को आप जस्ट इसका मिररिंग करेंगे या फिर इसको अपोज़िट इस तरह से लिखेंगे तो बी, डी, है ना? इस तरह से आप याद रख सकते हैं कोड, है ना? मतलब एक याद रखने का तरीका है या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी के बाद सी आता है, ए आ गया आपका, बी आ गया और बी के बाद सी आता है। याद रखने का तरीका है अपना-अपना, आप भी अपनी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। मुझे एट द पॉइंट, एट द मोमेंट मुझे जो ट्रिक्स समझ में आएगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है? सो सेक्शन 2 का बी है कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है ना? सो ये बात करता है सीआरपीसी 1973 की। सो अब ये जब चेंज हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब ये इस एक्ट का नाम हो गया है। सो आप इसको वहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? सो इसका मतलब ये होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अगला आ जाते हैं 2 का बीबी। बीबी बीबी में आएगा डिपेंडेंट, है ना? बीबी। बीबी से आप याद रख सकते हैं कि जो बीबी जो होती है वो बीवी जो होती है बीवी बीवी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है और नहीं भी हो सकती अगर अपन बीवी की बात करें बट यहाँ पर जो बीवी है वो डिपेंडेंट है। सो डिपेंडेंट में कौन आ जाएगा मीन्स द स्पाउस देखिए वही बात कर रहा है मीन्स द स्पाउस डिपेंडेंट हो सकता है चिल्ड्रन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम है, उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रंस, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके बहन, उस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। हू आर डिपेंडेंट होली
या तो पूरी तरीके से उस पे विक्टिम पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, या फिर उसके सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए वो उस पर डिपेंड हो सकते हैं, या तो फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं, या फिर सपोर्ट या फिर मेंटेनेंस के लिए वो उस पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है? सो बी मतलब डिपेंडेंट, आप याद रखिएगा। ठीक है? अगला आ जाते हैं बीसी। बीसी मीन्स इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक में सी पर ही थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, और फिर उसके बाद आता है बीसी, इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट मीन्स अ, बीसी का 1 है, बीसी 1, a refusal to deal with, work for hire or do business with other persons, और इकोनॉमिक बॉयकॉट मतलब क्या होता है, अगर कोई एससी-एसटी का कोई पर्सन है, उसको अगर किसी तरह से इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाता है, देखो बेसिकली ये एससी-एसटी के ऊपर ही घूमता है, ये पूरा उन्हीं के सराउंडिंग है, सो उन्हीं की बात करता है। अगर इस तरह का कोई रिफ्यूज़ल किया जाता है, रिफ्यूज़ल टू डील विद, है ना? किसी इस तरह का कोई मना किया जाता है, कोई रिफ्यूज़ल किया जाता है कि किसी भी तरह का वर्क फॉर हायर, कि उसको एससी-एसटी के किसी पर्सन को हायर नहीं करेंगे, और डू बिज़नेस या फिर बिज़नेस नहीं करने देंगे, उसको रिफ्यूज़ल करते हैं, या उसके साथ बिज़नेस नहीं करेंगे, या उसको बिज़नेस नहीं करने देंगे विद अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के साथ उसको बिज़नेस नहीं करने देंगे। सो इस तरह की जो सारी बातें आती हैं, वो कहाँ आ जाती हैं? इकोनॉमिक बॉयकॉट में, इकोनॉमिक बॉयकॉट में। तो जो कि जिसका डेफिनिशन है 2 का बीसी, 2 का बीसी में आता है इकोनॉमिक बॉयकॉट। फर्स्ट में हो गया रिफ्यूज़ल टू डील विथ वर्क फॉर हायर और डू बिज़नेस विथ अदर्स। ठीक है? अगला है, इसका सेकंड पोर्शन है, टू डिनाई अपॉर्च्युनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और एक्चुअल अपॉर्च्युनिटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्च्युनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, है ना? और क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं, किसी भी तरह की अपॉर्च्युनिटीज को लेने से उसको डिनाई करते हैं, किसी तरह की सर्विसेज, किसी तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्च्युनिटीज लेने से उसको मना किया जाता है ना? इस तरह से उसको अलग रखा जाता है, मना किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसका थर्ड है, टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स on which things would be commonly done in the ordinary course of business। सो थर्ड यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि एक तरह से जो साधारण रूप में जो किसी तरह का बिजनेस किया जाता है, या आप किसी अदर पर्सन के साथ अगर वो बिजनेस करते हैं, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं, वो आप किसी भी एससी एसटी के पर्सन के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको आप उससे अलग रखना चाहते हैं, या फिर उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस आप बना रहे हैं। सो क्या आएगा, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर आ जाएगा। ठीक है? अगला बात करते हैं, टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। ठीक है? इस तरह से उसको एब्सटेन कर दिया जाता है किस चीज़ से, प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस के साथ, बिजनेस रिलेशन के लिए, दैट वन वुड मेंटेन विद अदर, जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बिजनेस रिलेशन मेंटेन करता है, उससे भी उसको क्या कर दिया जा रहा है, एब्सटेन कर दिया जा रहा है। अगला आ जाते हैं बी में। बीसी हो गया, बीसी क्या है, इकोनॉमिक बॉयकॉट। ए क्या था, एट्रोसिटीज। बी क्या था, कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। सी हमने देख लिया था, ठीक है? बी के बाद बी और बीसी देख लिया, उसके बाद अपन आ जाते हैं बीडी पे, है ना? बीडी पे आ जाते हैं। बीडी है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। बीडी क्या है? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड मीन्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 14, ठीक है? 14, है ना? यहाँ पर देख लेते हैं, बीडी में क्या दिया है? बीडी में दिया है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड क्या होंगी? एस्टैब्लिश अंडर, जो कि एस्टैब्लिश की जाएँगी 14 के सबसेक्शन 1 में, एक्सक्लूसिवली टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। तो उनको हम बोलेंगे, जो जो सेक्शन 14 के 1 में जो दी हुई हैं, वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कहलाएँगी, जो कि वहाँ पर एस्टैब्लिश की गई हैं। अगला आ जाते हैं एक्सक्यूज़ मी, बीई फॉरेस्ट राइट्स। बीई में क्या दिया है? यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स की बात करता है। शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू टू इट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। सो यहाँ पर बीई मतलब बी कहाँ पर ज़्यादातर आपको मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं ज़्यादातर? मान के चलिए फॉरेस्ट में, है ना? सो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स की बात करता है। शैल हैव मीनिंग असाइन टू इट सबसेक्शन 1, जो कि 3 के सबसेक्शन 1 में असाइन किए गए हैं एसटी के लिए या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। सो यहाँ पर भी वही माने जाएँगे, व्हिच इज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजर मीन्स shall have the meaning assigned to it in clause G of subsection 1 of section 2, section 2 के 1 का G जो क्लॉज है,
वो बात करता है मैनुअल स्कैवेंजर की, और इसके लिए एक प्रोहिबिशन एक्ट भी बनाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं बीजी। बीजी यहाँ पर बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, जो कि आईपीसी में 21 था। अब बीएनएस में क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो यहाँ पर हम बीजी हमारा आ जाता है, बीजी में दिया है पब्लिक सर्वेंट। आगे आ जाता है सी। सी बात करता है शेड्यूल कास्ट की। सी में डेफिनेशन दी हुई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की, है ना, जो मेन जो एक्ट जिसके बारे में बात करता है, ये डेफिनेशन सी वही बात करती है। सो सी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 का सी इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब shall have the meaning assigned to them respectively under clause 24 and 25 of article 366 of कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है 366, उसका जो क्लॉज है 24 सेड अबाउट एससी, एंड क्लॉज 26 टॉक्स अबाउट एसटीज। क्लियर? सो सी इज ऑल अबाउट एससी एंड एसटी, एससी एसटी। सो नेक्स्ट डी, स्पेशल कोड। डी बात करता है स्पेशल कोड की। डी अगेन है स्पेशल कोड की। स्पेशल कोड वही होगा जो आपका सेशन कोड है, सेशन कोड को ही स्पेशल कोड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। ठीक है, डी आपका बात करता है स्पेशल कोड की। और ई बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या माना जाएगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं ई ए। ई ए बात करता है शेड्यूल की, जो कि यहाँ पर इस सेक्शन इस एक्ट के आपको एंड में मिल जाएगा। ठीक है, उसकी बात करता है ई ए। ई बी बात करता है एब। एब मीन्स सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट किसका मीन्स, जो एस सी एस टी के जो मेंबर्स हैं उनका आप किसी तरीके से सोसाइटी में किसी तरह से सोशली उनको आप बॉयकॉट करते हो। ठीक है, रिफ्यूज करते हो उनको किसी तरह की चीज़ों से, उनको परमिट करने से, उनको यूज़ करने से सोसाइटी में, आप उनको इस तरह से किसी भी कस्टम को फॉलो करने के लिए, है ना, किसी भी तरह की चीज़ों को रिसीव करने से आप उनको एब्सटेन करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, है ना? सो ये, या फिर उनको आइसोलेट करते हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ आ जाएँगी आपकी ईबी में, व्हिच इज़ सोशल बॉयकॉट। ईबी मीन्स सोशल बॉयकॉट। क्लियर? नेक्स्ट है ईसी। ईसी में दिया है विक्टिम। विक्टिम की बात करता है। विक्टिम मीन्स एनी इंडिविजुअल हू फॉल्स विद इन द डेफिनिशन ऑफ एससी एसटी, है ना? जो कि सी दिया हुआ था, अभी हम पढ़ कर आए हैं, जो भी विक्टिम वो सब कहलाएँगे। ईसी में दिया है विक्टिम, और ईसी विक्टिम, विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आपकी सी में। सो ये वही बात करता है। सी में जो एससी एसटी दिया हुआ है, ये उसी विक्टिम की बात करता है, जो कि सी में फॉल होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस्ड, वो लोग जो एससी एसटी के जो पर्सन हैं, वो लोग किस चीज़ से सफर सफर करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं टू हिज प्रॉपर्टी, हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, हार्म टू हिज, या तो वो अपने आप को किसी तरह का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल या मॉनेटरी किसी तरह का हार्म वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का हार्म होता है as a result of the commission of any offense under the act and includes his relatives। और इसमें यहाँ इसमें ये बात करता है, इसमें विक्टिम में सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ हुआ है वही विक्टिम नहीं होगा, उसके साथ जो भी रिलेट करते हैं, लाइक उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो लीगल गार्जियंस हैं, या उसके जो लीगल हेयर्स हैं, वो सब भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ईडी। ईडी सेड विटनेस। विटनेस की डेफिनेशन कहाँ है आपकी, विटनेस की डेफिनेशन कहाँ है आपकी, ईडी में। ईडी में क्या है, विटनेस, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगेन मीन्स एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड with the fact and circumstances, or it is possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry, trial of any crime involving an offence under this act, and who is or may be required to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case as includes a victim of such offence। Clear? सो यहाँ पर डेफिनेशन से ऑलरेडी क्लियर हो ही रहा है कि जिसके पास इस तरह की कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, उस क्राइम के तहत जो भी किसी एससी एसटी के अगेंस्ट किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सो उससे रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, ज़रूरी जानकारी है ना? जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में काम आ सकती है, वो ऐसा कोई पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, विटनेस जो है कहलाएगा, विटनेस कहलाएगा। है ना? रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू मेक स्टेटमेंट, है ना? वो अपने स्टेटमेंट वहाँ पर दे सकता है, और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है? सच केस एज़ इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। क्लियर? यहाँ पर इस तरह का
जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा? विटनेस जो है वो कहलाएगा, ठीक है? ईडी आपका बात करता है विटनेस की, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं एफ, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो भी इस सेक्शन इस आर्टिकल में सॉरी इस अ, एक्ट में जिस जो भी यहाँ पर वर्ड के एक्सप्रेशन मीनिंग जो दिए हुए हैं, एफ बात करता है वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन आईपीसी, नाउ इट्स बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज द केस में बी shall deemed to have been have the meaning respectively assigned them in those enactment। कुछ नहीं है, बस इतना बोलना चाह रहा है जो एफ है, पहले का जो आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी था, अभी का बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस जो है वहाँ पर उनका जो मीनिंग दिया हुआ है वही यहाँ पर उसका मीनिंग समझा जाएगा, जो कि यहाँ पर कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर डिफाइन नहीं किया गया है और यहाँ पर डिफाइन किया गया है तो यही मीनिंग मानेगा माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टू, any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force to construed as a reference to the responding law if any in force in that area। यानी किस तरह का कोई भी एक्ट है, enactment होना है, कोई प्रोविजन है shall in relation to that area in which such enactment or provision is not in force, है ना? कोई वहाँ पर उस एरिया में कोई प्रोविजन वहाँ पर फोर्स नहीं है, be construed as a reference to the responding law if any in force in that area। ठीक है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा यहाँ पर चैप्टर 2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 पे, जो कि बात करता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़। क्लियर? चैप्टर 2 है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़। अच्छा, आप अपना एक काम और कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट के लिए मैं बता दूँ कि आप एक तरह से एक चार्ट बनाइएगा, जहाँ पर आप अपने नंबर्स लिखिएगा, अपने चैप्टर्स के नाम लिखिएगा, नीचे चैप्टर 1, 2 जो भी है, इस तरह से वो लिखिएगा, चैप्टर्स के नाम लिखिएगा, फिर वो चैप्टर जो है पर्टिकुलर चैप्टर लाइक चैप्टर 2 है, सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। चैप्टर 4 है चैप्टर 3 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, चैप्टर 4 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 5 कहाँ से कहाँ तक है। सो इस तरह से क्या होगा आपको नाम के साथ में पर्टिकुलर वो सेक्शंस याद रहेंगी। जब सेक्शंस इस तरह से याद रहती हैं, तब आपको एग्ज़ाम में उनको एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि लाइक आपको क्लियर है कि चैप्टर 2 में जो कि बात करता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की, वो स्टार्ट होता है सेक्शन 3 से और जाता है आगे देखते हैं कौन से सेक्शन तक जाता है। और जैसे कि चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 बात करता है सेक्शन 1 और 2 की। सो जब चैप्टर 1 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा चैप्टर उसमें 1 और 2 है, सेक्शन 1 और 2 है। इस तरह से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आपको ये एलिमिनेशन में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 जो कि बात करता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की। सेक्शन 3 पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस एट्रोसिटीज़ punishments for offenses atrocities 3 sub clause 1 subsection 1 whoever not being a member of a SC ST जो कि SC या ST का मेंबर नहीं है puts any inedible or obnoxious substance into the mouth, है ना? कोई भी पर्सन लाइक अब इसमें SC ST हटा दिया जाए तो अब इसमें आ जाएगा जनरल का कोई पर्सन, ओबीसी का कोई पर्सन, है ना? यहाँ पर सारे ये लोग इंक्लूड हो जाएँगे। जितनी भी कास्ट जनरल में आती हैं, जितनी भी कास्ट ओवरऑल ओबीसी में आती हैं, वो सारी ही यहाँ पर शामिल होती हैं। वो सारी ही इसके तहत आती हैं या कह सकते हैं इनके ऊपर जनरल और ओबीसी के ऊपर ही ये एक्ट जो है वो लागू होता है या फिर हम ये कह सकते हैं एससी, एसटी जो है इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज़ हैं, उन सब के ऊपर क्या है जो एससी, एसटी एक्ट लागू होगा। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एससी, एसटी का नहीं है, जो एससी, एसटी का मेंबर नहीं है, किसी भी ऐसे पर्सन के मुँह में यानी कि जो पर्सन एससी, एसटी का है, लाइक ए जो पर्सन है, वो एससी, एसटी का है ना? लाइक एससी का है, हम ये मान के चलते हैं और जो बी जो पर्सन है वो है समझ लीजिए कोई जनरल है या ओबीसी है, कोई भी समझ लीजिए आप, क्योंकि ये भी बहुत वास्ट कैटेगरी है और ओबीसी भी अपने आप में एक वास्ट कैटेगरी है। ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओबीसी को अगेन 27% रिज़र्वेशन में रखने की बात की जा रही है, जो कि 50% क्रॉस कर जाएगा। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ओबीसी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। ओबीसी के अंदर काफ़ी सारी कास्ट हैं।
सो पुट्स एनी इनएडिबल, इनएडिबल मीन्स जो आपके खाने योग्य नहीं है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, है ना? कोई ऐसा हार्मफुल कोई सब्सटेंस है, इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी और फोर्सेस सच मेंबर टू ड्रिंक, ईट सच इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप ऐसे एससी या एसटी के मेंबर को एज़ अ जनरल या ओबीसी होते हुए इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस कोई भी सब्सटेंस उसको फ़ोर्सफुली उसके मुँह में आप डालते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई इनएडिबल या फिर ऑब्नॉक्शियस चीज़ आप उसको पीने के लिए मजबूर करते हैं, सो वो इसके अंदर आ जाएगा, है ना? पनिशेबल होगा। पनिशमेंट कहाँ दिया है? पनिशमेंट, है ना? कहाँ दिया है? सेक्शन 3 में पनिशेबल होगा। बी में बी बात ऐसे इस तरह से आप यहाँ पर अपना लिखते जाइएगा, है ना? ईट या ड्रिंक, या आप लिख सकते हैं इनएडिबल, ये भी लिख सकते हैं, इनएडिबल स्लैश ऑब्नॉक्शियस। ठीक है? इस तरह से आप अपने साइड में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सो आपको जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको पूरा ना पढ़ते हुए आप वहाँ पर एक पॉइंट पे भी जाएँगे, सो आपको वो क्लिक हो जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अगेन नेक्स्ट आ जाते हैं बी पे, डम्प्स एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब जो वेस्ट होता है ना? उसको वो डंप करते हैं, सीवेज, है ना? एक्सक्रीटा डंप करते हैं, सीवेज, carcasses or any other obnoxious substance in premises or at the entrance of the premises, उनके उनका जो एरिया है, मेंबर ऑफ एससी और एसटी का जो एरिया है, वहाँ पर उनका उनका घर है या उनका जो एरिया है या उनके घर का जो एंट्रेंस द्वार है, वहाँ पर आप इस तरह की कोई भी चीज़ें, आप कोई एक्सक्रीटा, सीवेज, कारकेसेस, कोई ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस आप वहाँ पर क्या करते हैं, डंप करते हैं, है ना? सो ये इस तरह की आप अपना उसको अंडरलाइन करके साइड में भी लिख सकते हैं, डंप करते हैं, है ना? किसी भी तरह का। अब कुछ-कुछ चीज़ें आपको याद भी रह जाएँगी जब आप बार-बार रिवाइज़ करोगे, आप उसको अ, अंडरलाइन करोगे, आप अपना उसको नोट डाउन करते जाओगे, सो यू विल रिमेंबर। सो ऑक्यूपाइड बाय अ मेंबर ऑफ एससी-एसटी, ठीक है? सो ये भी किसके तहत आ जाएगा? सेक्शन 3 में पनिशेबल होगा। सेक्शन 3 का सब क्लॉज़ सी है, विथ इंटेंट टू कॉज़ इंजरी। क्या इंटेंशन है ना? ध्यान दीजिएगा, क्या इंटेंशन है? उसको इंजरी कॉज़ करने का, या इंसल्ट करने का, या एनॉय करने का, टू एनी मेंबर ऑफ एससी-एसटी, डंप एक्सक्रीटा, वेस्ट मैटर, कार्केसेस और अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस इन द नेबरहुड, है ना? आपका इंटेंशन, अब यहाँ पर क्या है? इंटेंशन मेन है। इंटेंट की बात करता है, आपका इंटेंशन क्या है? पहुँचाना उसको इंजरी पहुँचाना, उसको इंसल्ट करना, उसको अनॉय करना, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसके घर के बाहर, उसके एंट्रेंस के बाहर, उसके नेबरहुड में, या आपके जो नेबरहुड में अगर सपोज़ वो मेंबर्स रहते हैं, सो आप इस तरह से इस तरह की कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सक्रीटा वहाँ पर आप डंप कर रहे हैं, कोई वेस्ट या कारकैस, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं डी, गारलैंड्स विथ फुटवियर, गारलैंड विथ फुटवियर, आप कोई भी जूते या चप्पल की गारलैंड बनाकर, है ना? माला जो होती है, गार्लैंड बनाकर, और परेड्स नेकेड, है ना? उसको नेकेड आप उसकी परेड करवाते हैं, और सेमी नेकेड, है ना? या सेमी मेंबर ऑफ एससी-एसटी, है ना? सो डी के तहत क्या आ जाएगा वो? यहाँ पर आप एक शब्द याद रख सकते हैं, गार्लैंड, है ना? यहाँ पर डी में आप क्या याद रखेंगे? गार्लैंड, सी में याद रखेंगे इंटेंट, बी में याद रखेंगे आप डंप, और ए में याद रखेंगे ईट या ड्रिंक, ठीक है? सो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। ए में है ईट या ड्रिंक, बी में आ जाएगा डंप, सी में इंटेंट आ जाएगा, और डी में आपका गार्लैंड आ जाएगा, ठीक है? डी में गार्लैंड से डी आपको याद रह जाएगा, ठीक है? सो ये सब कहाँ पे कवर होंगे? सेक्शन 3 के तहत ये सब पनिशेबल होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ई। ई बात करता है फोर्सिबली कमिट्स ऑन अ मेंबर ऑफ एससी-एसटी एनी एक्ट सच एज़ रिमूविंग क्लोथ्स, आप फोर्सफुली, है ना? फ़ोर्सफुली उसके ऊपर एससी-एसटी के किसी भी मेंबर के ऊपर फ़ोर्सफुली उसके क्लोथ्स को रिमूव करने के लिए आप उसको मजबूर करते हैं, फ़ोर्सफुली टॉन्सरिंग ऑफ हेड, आप उसके हेड को बेल्ट करते हैं, यानी कि जो उसका गंजापन हम जो बोल सकते हैं, गंजा कर देते हैं। फ़ोर्सफुली रिमूविंग मुस्टैचेस, है ना? उसकी मूँछों को आप किसी तरीके से हटाते हैं। पेंटिंग फेस, आप उसके फेस को किसी भी तरह से पेंट करते हैं। जैसे कि हम आम तौर पर सुनते हैं कि काला कर देना, है ना? फेस को आप किसी तरह से पेंट करते हैं, उसकी बॉडी को किसी तरह से पेंट करते हैं, और एनी अदर सिमिलर एक्ट, और इसी तरह के कोई जो भी यहाँ पर एक्ट हमने पढ़े हैं, इसी तरह के कोई और अदर भी सिमिलर एक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ये जो दिया है, सो वहीं तक ये
चीज़ लागू हो गई है मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, है ना? अदर सिमिलर एक्ट भी अगर कोई आप करते हैं, सो वो भी 3 के सब क्लॉज़ ई में शामिल होगा और आप पनिशेबल होंगे। सो व्हिच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, है ना? बिकॉज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के तहत यहाँ पर हर किसी व्यक्ति को विथ डिग्निटी लाइफ़ अपनी जीने का अधिकार है ना? अपनी लाइफ़ स्पेंड करने का राइट है। नेक्स्ट आ जाते हैं एफ पे रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड और कल्टीवेट एनी लैंड, है ना? सो लैंड से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर लिख लेंगे पॉइंट्स तो वो याद रह जाएगा। यहाँ पर आप रिमूविंग क्लोथ्स कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर उसका जो भी एससी-एसटी के मेंबर को क्या का जो लैंड है उसको आप ऑक्यूपाई कर लेते हो, कल्टीवेट करते हो उसके लैंड को ओन बाय ओन या फिर आप अपना उसको बना लेते हो। इन द पोज़ेशन ऑफ और अलॉटेड टू जो कि उसके पोज़ेशन में था या उसको अलॉट किया गया था, किसको? एससी-एसटी के मेंबर को। नोटिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी अलॉटेड अ मेंबर ऑफ एससी-एसटी ट्राइब और गेट सच लैंड ट्रांसफर्ड या फिर उसको वो लैंड ट्रांसफर हुआ था, ठीक है? सो इसके तहत वो पनिशेबल होगा। अगला आ जाते हैं जी, जी बात करता है रॉन्गफुली डिस्पोज़ेशन की। रॉन्गफुली डिस्पोजेसेस अ मेंबर ऑफ अ एससी-एसटी फ्रॉम हिज लैंड। रॉन्गफुली उसको उसकी ज़मीन है और उस ज़मीन से उसको रॉन्गफुली वहाँ से डिस्पोजेस किया जाता है। रॉन्गफुली डिस्पोजेस एससी-एसटी मेंबर फ्रॉम हिज लैंड और प्रीमाइसेस, है ना? या तो उसके किसी भी ज़मीन से, उसके खेत से या उसके प्रीमाइसेस में उसका घर हो सकता है और इंटरफेयर्स विथ द एन्जॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स या फिर वो अपने राइट्स को एन्जॉय कर रहा है, वहाँ पर आपका किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस होता है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट्स, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स भी आ जाते हैं। राइट्स में क्या आ जाते हैं यहाँ पर? फॉरेस्ट राइट्स भी आ जाते हैं, है ना? सो ये भी याद रखिएगा। ओवर एनी लैंड, है ना? किसी भी लैंड के ऊपर अगर उसका कोई फॉरेस्ट राइट है, उसको भी आप इंटरफेयर करते हो, तो भी आप सेक्शन 3 के तहत पनिशेबल होगे। प्रीमाइसेस और वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स अगर आप उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को आप डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, टेक अवे द प्रोड्यूस या उसने जो कोई प्रोड्यूस लाइक कोई भी फसल उसने उगाई है, उसको आप लेकर चले जाते हो। उसकी एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लॉज़ एफ एंड द क्लॉज़ द एक्सप्रेशन wrongfully includes for the purposes of clause F and this clause the expression wrongfully includes। अब यहाँ पर जो हमने wrongfully जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर F में और G में 2 जगह wrongfully वर्ड यूज़ हुआ है। F एंड G में wrongfully जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। wrongfully मतलब अगेंस्ट द पर्सन्स विल, है ना? मतलब उसकी विल के अगेंस्ट, विदाउट द पर्सन्स कंसेंट। उसकी उसकी विल के अगेंस्ट हुआ है, उसकी कंसेंट के बिना हुआ है कोई काम, विद द पर्सन्स कंसेंट वेयर सच कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द पर्सन और एनी अदर पर्सन इन whom the person is interested in fear of death or hurt, है ना? या फिर आपने इस तरह कोई किसी तरह की कोई कंसेंट अब यहाँ पर या तो कोई बिना विदाउट कंसेंट अब कंसेंट ली तो है, अगला सी बात करता है कंसेंट ले तो ली आपने, बट वो किस तरह से ली है वो कंसेंट आपने? उसको किसी भी तरह की फ़ियर पहुँचाकर मतलब उसको किसी तरह का भय पहुँचाकर, फ़ियर ऑफ डेथ और हर्ट कि आप उसको उसको उसकी जान को अगर ऐसी कंसेंट वो नहीं देगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको किसी तरह का हार्म हो सकता है, उसको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। इस तरह से अगर आप ये सब नहीं करेंगे, कंसेंट नहीं देंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसा कोई डर या भय या फ़ियर उसके मन में बैठाकर आप उसकी कंसेंट लेते हैं तो वो भी रॉन्गफुली कहलाएगी। बिना कंसेंट अगर आप कोई काम करते हैं, रॉन्गफुली कहलाएगा। अगेंस्ट हिज़ विल काम करते हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी विल के बिना, है ना? उसकी नॉलेज के बिना आप करते हैं सो भी वो भी रॉन्गफुली कहलाएगा। फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड फैब्रिकेटिंग है ना? आप उस लैंड के किसी भी डॉक्यूमेंट को आप फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट मीन्स आप किसी भी तरह से कोई गलत तरीके से आप उसको मैनिपुलेट करके उस डॉक्यूमेंट को, उस लैंड को अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है? है ना? या उसके रिकॉर्ड्स को आप छेड़छाड़ी करते हैं, सो छेड़खानी करते हैं, सो अगेन इट कम्स इन wrongfully कम्स अंडर नेक्स्ट आ जाते हैं एज मेक्स अ पर्सन ऑफ एससी/एसटी टू डू बेगर और अदर फॉर्म्स ऑफ forced or bonded labor other than any compulsory service for public purposes imposed by the government, है ना? यहाँ पर ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, बाकी का इस एक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मेक्स अ मेंबर ऑफ एससी/एसटी के किसी भी मेंबर को आप बेगार करने के लिए मजबूर करते हैं अदर फॉर्म्स
ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर, है ना? बेगार करने के लिए, बेगार आप समझते हैं, आप किसी भी तरह का उससे काम करवाते रहते हैं, उसको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करते हैं या जस्ट आप उसको 1 वक़्त का खाना या 2 वक़्त का खाना देते हैं, आप उसको बंधुआ मज़दूर बना लेते हैं, है ना? फ़ोर्सफुली आप उससे काम करवाते हैं, है ना? ये भी इसके तहत आ जाएगा। बट इसमें क्या नहीं आएगा अदर देन कंपल्सरी सर्विसेज़, जो भी कंपल्सरी सर्विसेज़ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई हैं, पब्लिक पर्पज़ में डिसाइड की गई हैं या इम्पोज़ की गई हैं, वो सब इसके तहत नहीं आएँगी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं एच के बाद आई, कंपेल्स अ पर्सन ऑफ एससी/एसटी टू डिस्पोज़ और कैरी ह्यूमन एनिमल कैरकासेस और टू डिग ग्रेव्स, है ना? किसी भी तरह के डिस्पोज़ ह्यूमन या फिर एनिमल कैरकासेस, मतलब जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको आप ह्यूमन की उनको डिस्पोज़ करने के लिए, एनिमल की बॉडीज़ को डिस्पोज़ करने के लिए उनको आप ज़बरदस्ती इस तरह से कंपेल करते हैं या फिर कब्र खोदने के लिए उनको आप कंपेल करते हैं। सो वो आ जाएगा आई के अकॉर्डिंग। जे में आएगा मेक्स अ मेंबर ऑफ एससी/एसटी टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग और एम्प्लॉइज़ और परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पज़, है ना? मेक्स अ मेंबर, आप किसी भी एससी/एसटी के मेंबर को क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना? मैला ढोना, ये सब करने के लिए, या फिर आप उसको इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में रखते हो, या आप अ, परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स फॉर सच पर्पज़, या फिर आप इस तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उसको परमिट करते हैं। सो इट विल कम्स अंडर सेक्शन 3 व्हिच इज़ पनिशेबल, है ना? जे में आ जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग, जे में आ जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग। अ, के बात करते हैं, के बात करता है परफॉर्म्स और प्रमोट्स डेडिकेटिंग एससी/एसटी वुमेन टू अ डाइटी, परफॉर्म और प्रमोट्स डेडिकेटिंग, है ना? आप किसी भी एससी/एसटी की किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को परफॉर्म करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, कि प्रमोट या उसको डेडिकेट करते हैं आप एक एज़ अ डाइटी idol, object of worship, temple or other religious institution as a devdasi or any other similar practice or permits aforementioned acts. So यहाँ पर जो 3 का के है वो बात करता है एससी/एसटी की कोई भी महिला है, उनको देवदासी, है ना? यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है देवदासी। देवदासी एक पुरानी प्रथा है, जो मंदिरों में महिलाओं को या एससी/एसटी की महिलाओं को वहाँ पर आइडल को या वर्शिप, जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थे वहाँ पर टेम्पल्स में, किसी भी रिलिजियस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर उनको एज़ अ देवदासी रखा जाता था, ठीक है? और भी उनसे वहाँ पर किसी प्रकार के एक्ट्स करवाए जाते थे। सो वो भी यहाँ पर अब वो पनिशेबल होगा, ठीक है? अगला आ जाते हैं एल, फोर्सेस और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ एससी/एसटी नॉट टू वोट। अगर आप फ़ोर्स करते हैं या इंटिमिडेट करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं, आप उसको फ़ोर्सफुली बोलते हैं कि नहीं इसको वोट करो, इसको वोट मत करो। नेक्स्ट है इंटिमिडेट करते हैं, आप उनको किसी भी तरह से धमकाते हैं कि नहीं आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट मत दीजिए, ठीक है? प्रिवेंट करते हैं, आप उनको रोक लेते हैं, है ना? किसी भी तरह से आप अ उनको कवर कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आप उनको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो वोट देने ना जा सकें ऑफ एससी/एसटी, है ना? इनके मेंबर्स को नॉट टू वोट और टू वोट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट, है ना? कि वो जिस कैंडिडेट को चाहते हैं आपको उसको ही वोट करना पड़ेगा, और टू वोट इन अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय लॉ, है ना? और टू वोट इन अ मैनर अदर देन, या फिर जो भी मैनर लॉ में डिसाइड किया गया है उस मैनर के अलावा आप किसी अदर मैनर में उनको वोट करने के लिए फ़ोर्स करते हैं। सो इट विल कम्स अंडर 3 का एल। नेक्स्ट आ जाते हैं 3L के, 3L बी में आ जाते हैं नॉट टू फाइल अ नॉमिनेशन, उनको आप नॉमिनेशन फाइल ना करने के लिए भी फ़ोर्स करते हैं एज़ अ कैंडिडेट, और विथड्रॉ सच नॉमिनेशन, अगर या तो आप मना करते हैं कि आप वो किसी भी तरह का नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते एज़ अ कैंडिडेट, या फिर उन्होंने अगर किसी तरह का कोई नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, सो आप उनको फ़ोर्स करते हैं विथड्रॉ करने के लिए, है ना? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। सी, एससी/एसटी जो एक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी इन्हीं चीज़ों को कवर नहीं करता कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उनके साथ उनको किसी तरह का उनको फ़ोर्स करते हैं, बॉन्डेड लेबर बनाते हैं, उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें किसी भी जगह आने-जाने से रोकते हैं, सिर्फ़ वही नहीं आता, ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है यहाँ पर। होलिस्टिकली हर चीज़ को कवर किया गया है, ठीक है? जैसा कि आप एक्ट में देख ही रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट, नॉट टू
purpose or second the nomination of a member of a SC/ST or as a candidate in any election, not to propose, है ना? उनको किसी भी तरह के SC/ST के किसी भी मेंबर को वहाँ पर एज़ अ कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन प्रपोज़ भी नहीं किया जाता, है ना? या फिर नॉमिनेशन के लिए उनको प्रपोज़ भी नहीं किया जाता। एम में आ जाते हैं फोर्सेस और इंटिमिडेट और ऑब्स्ट्रक्ट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST who is a member of or chairperson or a holder of any other office of panchayat under part 9 of the constitution or a municipality under part 9A of the constitution from performing their normal duties and functions. ओके, सो यहाँ पर बात करता है अगर कोई SC/ST का मेंबर अगर वो अ, पंचायत का अगर वो कोई मेंबर है या फिर म्युनिसिपैलिटी के अंदर वो आता है, वहाँ पर आप उसको उसकी ड्यूटीज़ या उसके फंक्शंस करने से उसको रोकते हैं, फ़ोर्सफुली उसको इंटिमिडेट करते हैं, मना करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, सो वो भी इसके अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है एंड आफ्टर द पोल causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threaten to impose social or economic boycott upon the member of a SC/ST or prevents from availing benefits of any public service which is due to him, है ना? आफ्टर पोल, है ना? पोल्स के बाद भी आप किसी इस ऐसे किसी SC/ST के मेंबर को किसी तरह का ग्रीवियस हर्ट पहुँचाते हैं, असॉल्ट असॉल्ट करते हैं उसके साथ या उसको किसी तरह से आप थ्रेटन करते हैं या आप उसको धमकी देते हैं, थ्रेटन करते हैं कि आपको सोशली या इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर दिया जाएगा सोसाइटी से, है ना? ऐसे SC/ST के मेंबर को और प्रिवेंट फ्रॉम अवेलिंग या फिर जो भी सोसाइटी से या पब्लिक सर्विसेज़ से उसको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, उनसे उसको रोक दिया जाएगा, व्हिच इज़ ड्यू टू हिम, है ना? इस तरह की चीज़ें भी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पनिशेबल हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ओ पे। ओ कमिट्स any offense under the act against a member of a SC/ST for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law। क्लियर? वही सेम चीज़ है कि SC/ST के पर्सन को किसी भी तरह से वोट ना करने देना या किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट डालें वो, इस तरह से उनको फ़ोर्स करना या फिर जो मैनर है उसके अगेंस्ट उनको वोट करने के लिए मजबूर करना। वो सारी चीज़ें ओ में कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है पी इंस्टीट्यूट्स फॉल्स malicious or vexatious suits or criminal or other legal proceedings against a member of SC/SC, है ना? अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह का ऐसा फ़ॉल्स, मैलिशियस या वेक्शेसियस सूट फ़ाइल करने की धमकी देते हैं या करते हैं, फ़ाइल करते हैं या क्रिमिनल कोई केस फ़ाइल करते हैं या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की जाए, है ना? फ़ॉल्स मतलब झूठी कार्रवाई की जाए उनके अगेंस्ट, है ना? इस तरह के अगर कोई काम करते हैं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनके अगेंस्ट किसी तरह का कोई क्रिमिनल या अदर लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट की जाए, सो वो भी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पनिशेबल मानी जाएगी। आगे आ जाते हैं क्यू, क्यू बात करता है गिव्स एनी फॉल्स और फ्रेबुलस इन्फॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट। अगेन यहाँ पे वही बात करता है अगर कोई भी पर्सन, कोई भी जनरल या ओबीसी कैटेगरी का कोई पर्सन एससी या एसटी के पर्सन के अगेंस्ट कोई भी फॉल्स या फ्रिवोलस इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को एंड देयरबाय कॉजेस सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी और अनोयंस ऑफ अ मेंबर और वो पब्लिक सर्वेंट उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई इंजरी या अनोयंस करता है सो यहाँ पर वो पनिशेबल होगा। वो पनिशेबल नहीं होगा पब्लिक सर्वेंट, वो पनिशेबल होगा जिसने इस तरह की कोई फॉल्स या फ्रिवोलस इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर, आर बात करता है इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, है ना? पब्लिक व्यू तब अकेले में कोई चीज़ हो रही है, वो यहाँ पर इस पॉइंट में कवर नहीं हो रही है, बट इन पब्लिक व्यू ऐसा कोई जगह है जहाँ पर पब्लिकली लोगों के द्वारा देखा जा रहा है या वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक अवेलेबल है। इंटेंशनली आप उसको इंसल्ट करते हो, इंटिमिडेट करते हो विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट ताकि आप उसको ह्यूमिलिएट कर सको। उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी की जाती है इंटेंशनली जानबूझकर, है ना? ताकि आप उसको ह्यूमिलिएट कर सको, ताकि आप उसको नीचा दिखा सको, है ना? इस तरह से उसको फ़ील करवा सको, कहाँ पर? पब्लिक व्यू में। सो वो कवर हो जाएगा आर के अंदर। नाउ नेक्स्ट है एस, एस बात करता है अब्यूज़ेस एनी मेंबर ऑफ SC/ST बाय कास्ट, है ना? याद रखिएगा ये चीज़, बाय कास्ट। क्या करते हैं आप? अब्यूज़ करते हैं। उसकी कास्ट का नाम लेकर आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं। इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू अगेन यहाँ पर पब्लिकली आर भी बात कर रहा था पब्लिक में, एस भी बात कर रहा है पब्लिक में, है ना? पब्लिकली आप उसकी कास्ट को
आप बार-बार बोलकर उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको अब्यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं उसकी कास्ट का नाम लेके पब्लिक में। सो वो इसके अंडर कवर हो जाएगा। टी है, टी डिस्ट्रॉयज़, डैमेज और defiles any object generally known to be held scared or in high esteem by members of SC/ST ट्राइब्स। डिस्ट्रॉय करते हैं आप किसी तरह से, डैमेज करते हैं, डिफाइल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जनरली नोन टू बी हेल्ड स्केर्ड और हाई एस्टीम बाय मेंबर ऑफ SC/ST। SC/ST के कोई भी मेंबर का कोई भी ऑब्जेक्ट है ना? कोई भी चीज़ है तो आप उसको स्केयर करके उसको किसी तरह का उसके मन में, दिल में भय बैठाकर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, डैमेज कर दोगे, डिफाइल कर दोगे, है ना? जानबूझकर जनरली नोन टू बी हेल्ड सेक्रेड है ना? उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, है ना? उस पर्सन के लिए SC/ST का जो पर्सन है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसको इस तरह से डैमेज, डिस्ट्रॉय करने की उसको धमकी देते हैं। सो वो यहाँ पर एफ के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज़ द एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स स्टैच्यू, ठीक है? सेक्रेड चीज़ें क्या-क्या हो सकती हैं? उनका कोई स्टैच्यू हो सकता है, उनका कोई इम्पोर्टेंट फ़ोटोग्राफ हो सकता है, उनका कोई इम्पोर्टेंट पोर्ट्रेट हो सकता है, कोई फ़ोटोग्राफ हो सकता है ना? सो वो उनके लिए एक सेक्रेड हो, मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, उनके धर्म में वो इम्पोर्टेंट हो या उनकी जो भावनाएँ हैं या उनका जो धार्मिक जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, वो उससे जुड़ी हों, उस पर्टिकुलर चीज़ से, है ना? कस्टमरी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, सो वो इसके तहत यहाँ पर कवर हो जाएगी। आगे आ जाते हैं यू में, बाय वर्ड्स ईदर रिटन और स्पोकन और बाय साइन, है ना? आप इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो रिटन हो या आप उनको बोल के करते हो या किस तरह का आप साइन करते हो, साइन दिखाना या साइन करना। बाय विज़िबल रिप्रेज़ेंटेशन, है ना? दिखना चाहिए, विज़िबल रिप्रेज़ेंटेशन आप बोल रहे हो या इस तरह से कोई चीज़ लिख रहे हो या अ, इस तरह का कोई साइन कर रहे हो, है ना? बाय विज़िबल रिप्रेज़ेंटेशन और अदरवाइज़ या किसी भी अदर तरीके से। प्रमोट और अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनमिटी, जिससे क्या होता है आप इस तरह के आपके इस तरह के किसी भी एक्ट से जो कि वर्ड हो सकता है, आपका रिटन या स्पोकन हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई विज़िबल रिप्रेज़ेंटेशन हो सकता है यहाँ पर और अदरवाइज़ कोई चीज़ें हो सकती हैं प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनमिटी, जिससे क्या होता है आप इस तरह की फीलिंग ऑफ एनमिटी यानी कि दुराभाव की जो भावनाएँ हैं, दुर्भावना है, आप उनको फैला सकें या आप हेट्रेड फैला सकें या फिर इल विल अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC/ST, ठीक है? सो इट विल कम्स अंडर 3 का यू, 3 यू। नेक्स्ट आ जाते हैं वी, बाय वर्ड्स ईदर रिटन और स्पोकन और एनी अदर मीन्स डिसरिस्पेक्ट्स एनी लेट पर्सन ऐसा कोई पर्सन SC/ST का जो अब नहीं है, जो गुज़र चुके हैं, है ना? जिनकी डेथ हो चुकी है, पर्सन हेल्ड इन हाई एस्टीम जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम के थे। हाई एस्टीम मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, मान्य थे उनके लिए, है ना? या उनकी कम्युनिटी में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं या बहुत ज़्यादा वो उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो ऐसे किसी भी हाई एस्टीम के पर्सन के लिए आप कोई भी इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं या आप लिखते हैं, सो वो भी इसके अंडर आ जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू का 1 बात करता है इंटेंशनली टचेस अ वुमन। SC/ST की किसी भी महिला को आप इंटेंशनली टच करते हैं, वुमन बिलॉन्ग्स टू SC/ST नोइंग दैट शी बिलॉन्ग्स टू SC/ST और आप जानते हैं, एक पहला हो गया इंटेंशनली, दूसरा हो गया नोइंग। आपके पास इंटेंशन भी है, दूसरा आपके पास नॉलेज भी है। आप जानते हैं कि वो महिला SC/ST को बिलॉन्ग करती है। व्हेन सच एक्ट ऑफ टचिंग इज़ ऑफ अ सेक्सुअल नेचर अगर ऐसा कोई टच सेक्सुअल नेचर का है एंड इज़ विदाउट द रिसिपिएंट्स कंसेंट और जो वुमन है, SC/ST की जो महिला है, उसकी कंसेंट के बिना है और वो टच जो है वो सेक्सुअल नेचर का टच है। सो इट विल कम्स अंडर 3W 1 3W 2 uses words, act, or gestures of a sexual nature towards a woman belongs to SC/ST, knowing that she belongs to SC/ST. ठीक है? अगेन uses words. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको टच कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सेकंड में W के F में आप क्या कर रहे हैं? W से women आप याद रख सकते हैं. So it will easily reminds you, है ना? In exams. डब्ल्यू मतलब विमेन है, विमेन डब्ल्यू, 3 का डब्ल्यू अगर आप उसके अगेंस्ट ये जानते हुए कि वो महिला है SC/ST को बिलॉन्ग करती है, आप इस तरह के कोई सेक्सुअल नेचर के जो वर्ड्स हैं या जेस्चर्स हैं, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ जाएँगी, वो आप उसे शो करते हैं या आप उन्हें उन्हें यूज़ करते हैं। सो वो यहाँ पर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सब क्लॉज़ 1 यहाँ पर 1 की बात कर रहा है, जो डब्ल्यू का 1 हमने पढ़ा, उसकी बात कर रहा है। द एक्सप्रेशन कंसेंट
means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form or of non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific act। यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। कंसेंट मतलब होता है अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, है ना? कि वो भले ही उसने बोला ना हो बट उसकी सहमति हो व्हेन द पर्सन बाय वर्ड्स, जेस्चर और एनी फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस जो अगर उनके बीच में कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुई भी हो तो वो विलिंगनेस शो करनी चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक एक्ट कि वो उस स्पेसिफिक एक्ट में शामिल होना चाहती है या हुई है, ठीक है? वो चीज़ शो करनी चाहिए कंसेंट में, ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है? अगला है प्रोवाइडेड, ये प्रोविजो होता है परंतु प्रोवाइडेड दैट अ वुमन बिलोंग्स टू अ एससी एसटी हु डज नॉट ऑफर फिजिकल रेजिस्टेंस, है ना? अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो फिज़िकली रेजिस्टेंस अगर उसने शो नहीं किया है, मतलब हाथ-पैर उसने नहीं चलाए हैं टू एनी एक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर इज़ नॉट बाय रीज़न ओनली ऑफ दैट फैक्ट इज़ टू बी रिगार्डेड एज़ कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उसका कंसेंट था। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ उसने फिज़िकली रेजिस्ट नहीं किया, है ना? उसका कंसेंट नहीं था। Provided further that a woman's sexual history, including with the offender, shall not imply consent or mitigate the offense। ठीक है? अब यहाँ पर उस वुमन के कोई भी सेक्सुअल अगर हिस्ट्री है, उसको भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता कि वो उसका कंसेंट था या उसको वो ऑफेंस को वो चीज़ खत्म करती है, ठीक है? कंसेंट इज़ कंसेंट, है ना? इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको किसी भी तरह का राइट मिल जाता है अगर वो महिला कि अगर कोई सेक्सुअल हिस्ट्री है भी तो, ठीक है? आगे बात करते हैं corrupts or fouls the water of any spring reservoir or any other source ordinarily used by member of SC/ST so as render it less fit for the purpose for which is ordinary used। आप अगर आप किसी भी एससी-एसटी के पर्सन की कोई भी अ, उसके उनके जो वाटर सोर्सेज़ हैं, उनको आप किसी तरह से करप्ट करते हैं, फाउल करते हैं, उनके रिज़र्वायर को नष्ट करते हैं, जो कि आप जो कि ऑर्डिनरीली उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, सो वो इसके अंदर आ जाएँगे। वाई बात करता है डिनाइज़ अ मेंबर ऑफ एससी-एसटी एनी कस्टमरी राइट of passage to place of public resort or obstruct such member so as to prevent him from using or having access a place of public resort to which other member of public or any other section thereof have a right to यूज़ और एक्सेस, है ना? आप इस तरह से एससी-एसटी के किसी भी मेंबर को उसको अगर किसी तरह का अगर कस्टमरी राइट है, वहाँ से आने-जाने का, है ना? किसी भी तरह के प्लेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट, है ना? अगर वो कोई पब्लिक एरिया है, पब्लिक रिसॉर्ट है, आने-जाने का उसको राइट है, कस्टमरी राइट मिला हुआ है उसको, तो आप उसको किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ठीक है? ज़ेड आ जाता है, ज़ेड बात करता है फोर्सेस और कॉजेज़ अ मेंबर ऑफ एससी-एसटी अगर आप उसको किसी तरह से फोर्स करते हैं, मेंबर ऑफ एससी-एसटी टू लीव हिज़ हाउस कि वो अपने घर को छोड़कर जाए, खाली करे या उस गाँव को छोड़कर जाए और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर वो जहाँ रहता है उसको छोड़कर जाए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज़ शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्स इन दिस सेक्शन क्लॉज़ अप्लाई, है ना? ये चीज़ कहाँ अप्लाई नहीं होगी अगर कोई भी इस तरह का एक्शन अगर पब्लिक ड्यूटी में लिया गया है, सो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ज़ेड ए बात करता है ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ एससी/एसटी टू एनी मैनर विथ रिगार्ड्स टू ज़ेड ए ये बात करता है यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया कॉमन प्रॉपर्टी है, एरिया है, बरियल है, क्रीमेशन ग्राउंड है, इक्वली विद अदर्स और यूजिंग एनी रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वेल, टैंक, सिस्टर्न, वाटर टैप और अदर वाटरिंग प्लेस और एनी बाथिंग घाट, एनी पब्लिक कन्वेंस और रोड, पैसेज इस तरह की कोई भी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन रिसोर्सेज हैं, कॉमन एरियाज़ हैं, है ना? इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, आप उनको वहाँ पर उनको यूज़ करने से, वहाँ पर जाने से उनको आप रोक नहीं सकते। या रोकते हैं तो वो सेक्शन 3 के 3 के ज़ेड ए के तहत कवर होगा, ठीक है? 3 के ज़ेड ए के तहत कवर होगा, ठीक है? ज़ेड ए का बी में बात करते हैं माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल और मोटरसाइकिल और वेयरिंग फुटवियर और न्यू क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेसेस और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन और माउंटिंग अ हॉर्स ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
कि कोई किसी भी एससी-एसटी के मेंबर को शादी में उसकी खुद की शादी में अगर वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, सो उसको वहाँ से उतार लिया जाता है या रोक दिया जाता है या फिर उसको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप पब्लिकली ना निकलें, इस तरह की चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता ही है ज़्यादातर। और एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन। सो उसको आप साइकिल पे बैठने से रोक रहे हैं, मोटरसाइकिल, फुटवियर यूज़ करने से, नए कपड़े पहनने से रोक रहे हैं, सो ये इसके तहत कवर होता है डब्ल्यू में, सॉरी ज़ेड-ए में। आगे आ जाते हैं सी, एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर अगर आप किसी वर्शिप प्लेस पर उसको जाने से रोकते हैं, जो कि सब ओपन टू ऑल, सभी पब्लिक के लिए ओपन है। पर्सन परफॉर्मिंग द सेम रिलीजन और टेकिंग पार्ट इन और टेकिंग आउट एनी रिलीजियस, सोशल और कल्चरल पोज़ेशन इंक्लूडिंग जत्रास, है ना? सो इस तरह से आप उसको रोकते हैं। डी है एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, हेल्थ प्रीमाइसेस में, सेंटर्स में, शॉप में, पब्लिक एंटरटेनमेंट एरियाज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, यूज़ एनी यूटेंसिल आर्टिकल्स मीन फॉर पब्लिक यूज़, उनको यूज़ के लिए बने हैं, है ना? प्लेस ओपन टू द पब्लिक। सो ये यहाँ पर सेक्शन ही अपने आप में लाइन्स क्लियर कर रही हैं। नेक्स्ट है ई, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिज़नेस, employment in any public, other members of the public or any section thereof have a right to use or have access to। ZB बात करता है causes physical harm or mental agony of a member of SC/ST on allegation of practicing witchcraft or being a witch, है ना? इस तरह का कोई कि किसी तरह से होता है ना कि डायन या चुड़ैल इस तरह का कोई नाम देकर उनको किस तरह से फिज़िकल या मेंटल हार्म पहुँचाया जाता है, सो ये उसकी बात कर रहा है। ज़ेड-सी बोलता है इम्पोजेस और थ्रेटन्स अ सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ एनी पर्सन और फैमिली ऑफ अ ग्रुप ऑफ एससी/एसटी, है ना? आप इस तरह से कोई उसको सोसाइटी से या इकोनॉमिकल बॉयकॉट करने की धमकी देके अगर आप उसको किसी तरह का कोई थ्रेट पहुँचाना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं, सो वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा। शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ but which may extend to 5 years and with fine। सो इस ए से लेकर ज़ेड सी तक जो हम पढ़कर आए हैं, उन सब की जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है एससी/एसटी के अगेंस्ट या उनके पर्सन या उनकी महिलाओं के अगेंस्ट कोई इस तरह के कोई ऑफेंसेस करता है, सो वो मिनिमम 6 मंथ से 6 महीने से 6 महीने से सज़ा कम नहीं होगी, बट जो कि 5 साल तक हो सकती है और फाइन, है ना? 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक हो सकेगी प्लस फाइन, है ना? और जुर्माना। 6 महीने होगी तो भी जुर्माना, है ना? एक्सटेंड है ना? एक्सटेंड है जो कि एक्सटेंड हो सकती है ना? कितनी भी हो सकती है। 5 साल तक हो सकती है, साथ में और जुर्माना होगा। 6 महीने से लेके 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन से कोई कमेंट है, कोई आंसर देना है, कोई और चीज़ आपको बोलनी बोलनी है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।